हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर अंग्रेजों की भारत विजय का दूसरा पार्ट जो है हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो आप देख लें। उसमें जो है उसमें भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जैसे बंगाल का अधिग्रहण, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल के गवर्नर। तो अंग्रेजों ने जो है पहले यूरोपियों से पूरे युद्ध किया, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, फिर बंगाल का अधिग्रहण किया। तो उस वीडियो में इतने टॉपिक हमने कवर किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखें। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में जो है हम अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे। मैसूर से युद्ध होगा अंग्रेजों का। दूसरे टॉपिक जो है अंग्रेज और मराठों का युद्ध होगा। अंग्रेज और मराठों का 4 युद्ध हम पढ़ेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। उसमें हम पिंडारी को भी देखेंगे। मराठों में ही एक पिंडारी जाति थी। नेक्स्ट टॉपिक अंग्रेजों तथा मराठों के बीच महत्वपूर्ण संधियां। जितनी मराठों और अंग्रेजों के बीच संधियां हुई उनको मैं कवर करूंगा। उसके बाद जो है पूना की संधि और पेशवा का पद का जो है अंत हो जाता है। और उसके बाद जो है तीसरा टॉपिक हम लोग अंग्रेजों और पंजाब के सिखों का संघर्ष जो है पढ़ेंगे। किस तरह से अंग्रेज सिखों को हराते हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे अन्य युद्ध तथा संधियां। तो इसमें हम अंग्रेजों और नेपाल युद्ध को देखेंगे, अंग्रेज और बर्मा युद्ध को देखेंगे, अंग्रेज और अफगान युद्ध को देखेंगे, और आखिरी में सिंध अभियान को देखेंगे। तो इतना टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपने बंगाल और यूरोपीय युद्ध नहीं देखा है तो इसके पहले वाली वीडियो को जाके देखें ध्यान से। तो आइए इस चैप्टर को जो है शुभारंभ किया जाए। दोस्तों, इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का। और दोस्तों, मेरी जो ये टारगेट ऑडियंस है जो हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, वो आईएएस की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीपीयू, पुलिस, सीएपीएफ, यूजीसी नेट के विद्यार्थी भी जो है देख सकते हैं। जो बीएड तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। रेलवे की जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यूपल, ट्रिपल एस का जितने एग्जाम होते हैं, जैसे नेपाल की जो तैयारी करते हैं वो देख सकते हैं। और क्लास 6 to 12, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो विद्यार्थी जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरा हर हर लेसन में हमने जो है कवर किया है। तो चलिए आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अब जो है हम अंग्रेजों और मैसूर, जो है मैसूर से युद्ध होता है अंग्रेजों का, तो उसकी पृष्ठभूमि को पहले जानते हैं कि असल में क्या हुआ जिससे ये युद्ध की स्थिति बनी। तो मैसूर की जो है प्रारंभिक स्थिति जो थी, मैसूर की जो प्रारंभिक स्थिति को हम जानते हैं, तो विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासक में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंजराज के हाथों में आ जाती है। हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1755 में डिडिगुल का फौजदार बन जाता है और वहां फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित करता है। उल्लेखनीय है कि हैदर पेशवा माधव राव से परास्त तो होता है और मराठों को चौथ भी देने को विवश होता है, किंतु माधव राव की मृत्यु के बाद पुनः अपने क्षेत्रों को वापस जीत लेता है। थोड़े ही समय में मैसूर का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना पड़ोसी राज्यों को ईर्ष्या का सबब बनाता है। हैदर ने अंग्रेजों हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी, जिसे व्यवहारिक रूप देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया। तो अब जो है हम मैसूर और अंग्रेजों का प्रथम युद्ध देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
तो 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। परंतु कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली की ओर आ गया। निजाम जो है हैदर अली की ओर आ गए। अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि, मद्रास की संधि, जो कि 1769 में हुआ था, कि ये बाद समाप्त हुआ। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे के साथ देने की बात भी स्वीकार की। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात भी स्वीकार की। इस तरह से दोस्तों हमारा जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। तो आइए दूसरा देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। एक बार पुनः अंग्रेजों और हैदर के बीच संबंध कटु हुए जब 1770 से 1771 में मराठों ने उस पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी। यह 1769 की मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में आरकाट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। इस युद्ध में निजाम व मराठों ने उसका साथ दिया। उसने अंग्रेज कर्नल बेली को पूरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। 1780-81 का वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, क्योंकि जहां अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, वहीं फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। भारत में भी मैसूर, निजाम एवं मराठा का त्रिगुट इनके विरुद्ध लड़ रहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी, सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन गुट के बिखर जाने से हैदर अली के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। 1781 में हैदर अली और अंग्रेज जनरल सर आयरकूट के नेतृत्व में 1781 में हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकूट के बीच में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ, लेकिन अंग्रेजों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों से युद्ध में मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति व घायल होने के कारण 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि जो कि 1784 में कर ली। तो दोस्तों दूसरा युद्ध भी जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली दूसरे युद्ध में मारा गया। तो तीसरे युद्ध में उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध करेगा। तो इस बीच हम लोग थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में जान जाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को हम थोड़ा जानते हैं पूरे टीपू सुल्तान के। तो हम लोग तीसरा और चौथा जो है ये टीपू सुल्तान को हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो 1782 में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू को एक साथ कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ आदि का ज्ञान था। उसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत कैलेंडर का प्रचलन किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा
अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया, पश्चिम के तौर तरीकों को अपनाया। तो 1796 में अंग्रेजी नौसेना से मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मोलीदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलोर आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण कराया, जिसको डॉक यार्ड, पोत निर्माण मतलब डॉक यार्ड का निर्माण कराया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही संधि उपाधि धारण नहीं की, बादशाह की उपाधि धारण की। कहने का मतलब टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि हैदर अली नहीं करता था, तथा अपने नाम से सिक्के जारी किए। टीपू सुल्तान ने अपने नाम से सिक्के जारी किए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारा। जब 1791 में मराठा घुड़सवारों से श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही और इसी उद्देश्य से उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया। उसने देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक गुमास्तों को नियुक्त किया एवं कई उद्योगों को राज्य की सहायता दी। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा पेंगू, जिसको हम बर्मा कहते हैं आज के समय में अपने व्यापारिक दूत तथा अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। फिर से मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा पेंगू, जिसको हम बर्मा कहते हैं, में अपने व्यापारिक दूत तथा अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। उसने बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस एवं अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति उसने सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उसने कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पालीगरों के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता था। उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना ही बेहतर है। उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान वो प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया, रॉकेट लॉन्चर। तो इस तरह से हमारा जो है टीपू सुल्तान के बारे में हम पूरा इतिहास जान गए, सारा चीज हम टीपू सुल्तान के बारे में जान गए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, और अंग्रेज और मैसूर का तृतीय युद्ध होगा, जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होगा युद्ध। तो चलिए आइए देखते हैं तृतीय युद्ध जो है। तो तृतीय युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, 1790 से 1792 के बीच चला। टीपू मंगलौर की संधि से संतुष्ट नहीं था। फलस्वरूप उसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण अंग्रेजों ने इसी आधार पर तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। परिणामतः कॉर्नवालिस ने 1790 में
1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए वेल्लूर और बंगलोर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। हर्जाना ना देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेनार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। तो दोस्तों ये कथन है, कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। ये पूछता है एग्जाम में। तो इस तरह से जो है आंग्ल मैसूर जो है तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। अब हम चतुर्थ युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, जो कि 1799 में हुआ। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो है 4 युद्ध हुए थे। 2 हैदर अली ने लड़ा और 2 उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ा। तो आइए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, जो कि 1799 में हुआ था। एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वांडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वांडियार वंश के शासक, जो कि अल्पायु थे, कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो वहां का जो अब शासक जो है अंग्रेज ने कृष्णराज द्वितीय को, जो कि वांडियार वंश के थे, उनको सौंप दिया। तो इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अब अंग्रेजों और मराठों के बीच का जो है युद्ध के बारे में पढ़ेंगे पूरा। किस तरह से जो है अंग्रेज मराठों से युद्ध लड़ते हैं और उससे विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। दूसरा टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे प्रश्न आते हैं, आप इसको ध्यान से सुने। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले, मतलब बीच की कड़ी में अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 45 वर्ष अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 45 वर्ष तक राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़, मतलब युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद माधवराव, जो कि 1761 से 1772 में थे, माधवराव ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। 1772 में माधवराव की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने विष देकर उसकी हत्या कर दी। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया, तब रघुनाथ राव, जिनको राघोवा भी कहते थे, ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी।
और उनसे सूरत की संधि, जो कि 1775 में सूरत की संधि अंग्रेजों से की। किन्होंने की? रघुनाथ राव ने, जिनको राघोवा। तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि होती है 1775 में। यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ी। तो सूरत की संधि के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सूरत की संधि में ऐसा क्या हुआ था। जो कि सूरत की संधि 1775 में हुआ था, के तहत पेशवा पद के बदले नजराना तथा सालसेट, बसीन व थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ। और सूरत एवं भड़ोच का राजस्व भी अंग्रेजों को दिया जाना तय हुआ। इसके बदले अंग्रेज राघोवा को पेशवा बनाने पर सहमत हो गए। सूरत की संधि बंबई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी, जिसका कलकत्ता अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया। जिसका कलकत्ता में जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज सरकार था, उन्होंने विरोध किया। तो ये था सूरत की संधि। तो आइए अब शुरू करते हैं टॉपिक जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा और अंग्रेजों के बीच अभी तक हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान रहे थे, और आइए अब जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानते हैं, जो कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। आइए, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध। सूरत की संधि के तहत कर्नल किटिंग के नेतृत्व में जब एक अंग्रेज सेना सूरत पहुंची तो मराठों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। हालांकि पूना में मराठों का अधिकार बना रहा। युद्ध पश्चात पुरंदर की संधि हुई। तो थोड़ा सा पुरंदर की संधि में क्या हुआ, इसको हम लोग जान लेते हैं। पुरंदर की संधि दोस्तों 1776 में हुई थी। इसके तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोवा, जो कि हम आपने बताया था कि राघोवा किनको कहा गया था? रघुनाथ राव को। तो राघोवा का समर्थन नहीं करेगी। कौन? पुरंदर की संधि जो थी, जो कि 1776 के तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोवा का समर्थन नहीं करेगी, किंतु सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार, जो कलकत्ता में अंग्रेज सरकार था, और पूना दरबार के बीच हुई थी। बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर संधि का विरोध किया। परिणामतः बंबई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। 1779 में पश्चिमी घाट में स्थित ताल गांव की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजय झेलनी पड़ी। फलस्वरूप बंबई सरकार को पूना दरबार से बड़ा गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो अब जो है बड़गांव की संधि में भी देखते हैं क्या होता है। जो बड़गांव की संधि होती है, जो कि 1779 में हुई थी, के तहत 1773 के बाद बंबई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। बड़गांव की संधि के तहत 1773 के बाद बंबई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। वारेन हेस्टिंग के लिए यह काफी अपमानजनक संधि थी। फलतः उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच सालबाई की संधि हुई। तो अब सालबाई की संधि देखते हैं क्या था सालबाई की संधि में। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से संपन्न हुई। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से संपन्न हुई। सालसेट व एल्फेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिया गया और कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसी समय से फडणवीस, जिनको मराठों का मैकियावेली कहा जाता था, एवं फडणवीस एवं महादजी सिंधिया के मध्य प्रभावशीलता का द्वंद्व आरंभ हो गया। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय, जो कि 1795 से 1818 तक शासक था, के स्वेच्छाचारी शासक बन गया। 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया।
इसने सिंधिया व होलकर को परस्पर लड़वाकर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की सोची। उधर सिंधिया व होलकर भी इसी प्रयास में थे कि पेशवा उनके प्रभाव में आ जाए। इस संदर्भ में पेशवा ने 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। तो होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया की सम्मिलित सेना को हदपसर नामक स्थान पर पराजित किया। तत्पश्चात पेशवा ने भागकर बसीन में शरण ली, जहां उसने अंग्रेजों से बसीन की संधि की। अब नेक्स्ट हम लोग फिर बसीन की संधि को देखते हैं। बसीन की संधि में क्या हुआ था। तो बसीन की संधि जो कि 1802 1802 में हुआ था संधि। इसके तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी और इस संधि के तहत पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखकर पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी के दुआब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। मराठों के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, क्योंकि इस संधि के प्रावधान मराठा सरदारों को अपमानजनक लगे। तो दोस्तों बसीन की संधि जो थी, इसी वजह से जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कारण बना क्योंकि इस संधि के प्रावधान जो है मराठा जो सरदार थे उनको अपमानजनक लगे। तो इस तरह से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखेंगे, जो कि 1803 से लेके 1805 के बीच में हुई थी। तो आइए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो बसीन की संधि को कालांतर में मराठों द्वारा चुनौती दी गई। दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया। 23 सितंबर 1803 को आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुछ महीनों में ही अंग्रेजों ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में मराठों के कई क्षेत्रों को जीता। परिणामतः भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से दो संधियां करनी पड़ी, जिनको देवगांव की संधि एवं सुरजी अर्जन गांव की संधि, जिसको आप कह सकते हैं। देवगांव की संधि और अर्जन गांव की संधि दो थी, जो कि 1803 में करनी पड़ी। बाद में होलकरों ने भी राजपुर घाट की संधि की। जो कि 1805 में हुआ था। तो दोस्तों एक बार हम लोग पूरे संधि को लाइन से जान लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जो कि संधि कब हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, और संधि में कौन कौन मौजूद थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसको एक झटके में देख लेते हैं, क्योंकि पहले मराठा युद्ध और द्वितीय मराठा युद्ध में जो है बहुत सी संधियां हुई थी, और जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सूरत की संधि जो कि 1775 में हुआ था। तो सूरत की संधि जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1775 में। तो मैं पहले संधि का नाम बताऊंगा, फिर संधि में अंग्रेज के साथ विपरीत में कौन थे वो बताऊंगा, फिर सन बताऊंगा। तो सूरत की संधि जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1775 में। साल भाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो कि 1782 में हुआ था। बसीन की संधि 1802 में हुआ था, जो कि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में ही हुआ था, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ था, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि 1817 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था,
जो कि होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इस तरह से जो है हम लोग ने द्वितीय मराठा युद्ध पढ़ लिया, और संधियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके दिमाग में स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कौन सी संधि कब हुआ था। तो आइए जो है हम अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखते हैं, अंग्रेजों और मराठों के बीच। ये तीसरा और आखिरी युद्ध होता है, और इसमें बीच में पिंडारी भी आएंगे, इनको पिंडारी को भी हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जो कि 1816 से 1819 के बीच में होता है। 1816 से लेके 1819 के बीच होता है। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक बड़ा कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक दमनात्मक नीतियां भी थीं। हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर हमले किए। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः दोनों के बीच पूना की संधि हुई। पूना की संधि दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और जो पेशवा को इस युद्ध के बाद जो है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद का अंत हो जाता है। तो आइए पूना संधि क्या था और पेशवा का अंत क्या था, इसको हम लोग जानते हैं। तो तृतीय आंग्ल, ये टॉपिक भी हमने लिया है, पूना की संधि और पेशवा का अंत। पूना की संधि और पेशवा का अंत, बीच में ये हम लोग पिंडारी, ये अंग्रेज तथा मराठों के बीच महत्वपूर्ण संधियां हमने कवर कर लिया। ये पिंडारी को हमको कवर करना है। तो ये पूना की संधि और पेशवा का अंत के बाद हम लोग थोड़ा सा पिंडारी देख लेंगे। तो पहले देखेंगे पूना की संधि और पेशवा का अंत। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पेशवा के साथ एक संधि की गई, जिसके अनुसार पेशवा का समस्त राज बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। पेशवा के अतिरिक्त सिंधिया, भोसले आदि ने भी सिंधियों के माध्यम से अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। संधि के बाद पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में जो है बिठूर भेज दिया गया। पेशवा के सहायक त्रियंबक राव को आजीवन कारावास देकर बनारस के पास चुनार के दुर्ग में कैद कर दिया गया। नाम मात्र के छोटे से राज्य सतारा में छत्रपति शिवाजी के वंशज को राजा बनाया गया। इस प्रकार हेस्टिंग ने पेशवा का अंत कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों कहानी खत्म होता है मराठों का। हाँ, थोड़ा सा पिंडारी बचा हुआ, इस पिंडारियों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पिंडारी थे कौन। तो दोस्तों पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते थे। मतलब ये बिना वेतन के मराठा सेना में सेवा देते थे। ये लूटमार करने वाले दलों के रूप में होते थे। ये लूटमार करते थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुई थी। ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट से प्राप्त रकम का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। तो इतना ही था है दोस्तों पिंडारी के बारे में। तो इस तरह से जो है आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने मराठों पे भी विजय हासिल कर दिया। अब नेक्स्ट जो है अंग्रेज विजय हासिल करते हैं सिखों पर। वो पंजाब में सिखों को हराते हैं। आइए देखते हैं, सिखों के संग भी दो युद्ध हुआ। इसको थोड़ा सा हम लोग इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं आंग्ल सिख संघर्ष का। तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अगले 10 वर्षों में ही उसका राज्य समाप्त हो गया। सिख क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच जो जो युद्ध हुए उन्हें आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो रणजीत सिंह के दोस्तों मृत्यु के बाद जो है आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। पंजाब के संदर्भ में आसबर्न का कहना था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। जब हम बड़े बड़े ऊंट को निगल चुके हैं तो इस मच्छर की बात ही क्या।
ये दोस्तों संदर्भ जो है आसबर ने कहा था पंजाब के संदर्भ में, उसका कथन था। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है आंग्ल सिख युद्ध शुरू होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है प्रथम युद्ध आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानते हैं, जो कि 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर हुगफ था। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर हुगफ था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में बदोवाल और आलीवाल की लड़ाइयां लड़ी, परंतु सबराव की लड़ाई फरवरी 1846 निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध के पश्चात मार्च 1846 में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार सिखों ने सतलज नदी से दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार कर लिया। लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्य हेतु नियुक्त की गई तथा राज्य के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ। उसके बाद हम थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। तो आइए रणजीत सिंह को देखते हैं। रणजीत सिंह दोस्तों 1780 से लेकर 1839 तक जीवित रहते हैं। 1839 में उनकी मृत्यु होती है। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 में रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। रणजीत सिंह ने कुछ ही वर्षों में मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, जिसमें घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति आलार्ड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंतूरा और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोट एवं अमेरिकी कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया। रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था और दूसरा उनके फौज को कहा जाता था। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि की। अपने भाई द्वारा अपदस्थ अब्दाली के पौत्र शाह शुजा की सहायता के कारण महाराज रणजीत सिंह को वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। तो रणजीत सिंह के बारे में दोस्तों इतना था, इतना पर्याप्त है। सारा चीज़ हम रणजीत सिंह के बारे में जान गए। अब आइए हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखते हैं। सिखों के बीच दो युद्ध हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध जो है दो हुए थे। पहला हम लोग देख चुके, द्वितीय अब देखेंगे।
तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 1848 से 1849 के बीच में लड़ी गई। मुल्तान के गवर्नर मुलराज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। रामनगर का युद्ध जो कि नवंबर 1848, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। रामनगर का युद्ध 1848 में, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है, कुछ और भी युद्ध हुए थे और संधियां हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हुए थे, उनको हम देखेंगे। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और बर्मा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और अफगान युद्ध हुआ था। इसको भी हम लोग देखते हैं, इससे भी प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस प्रदेश का सामरिक महत्व अत्यधिक था। 1816 में गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई। 1816 में गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को गढ़वाल व कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिमेंट तैनात की गई। तो अंग्रेजों ने नेपाल को भी परास्त किया। अब हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध देखेंगे। अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था, उसको देखेंगे। तो अंग्रेज और बर्मा युद्ध में पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र बर्मा को 3 युद्ध व संधियों के बीच ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र बर्मा को 3 युद्ध व संधियों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर व आसाम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध किया, जो कि 1824 की बात है। अंततः 1826 में यादूब की संधि की गई। 1852 में डलहौजी ने इमारती लकड़ियों व बर्मा के जंगलों पर आधिपत्य की इच्छा से युद्ध किया और लोअर बर्मा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1885 में डफरिन के समय में आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तत्पश्चात बर्मा का भारत में विलय कर लिया गया। तो बर्मा को भी अंग्रेज जीत गए। अब तीसरा हम लोग देखेंगे अंग्रेजों और अफगान का युद्ध। अफगानियों से देखते हैं युद्ध में क्या हुआ। तो 1839 से लेके 1842 के बीच में ये युद्ध हुआ। आंग्ल अफगान युद्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध लड़ा गया। शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह वहां का शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि में रणजीत सिंह भी शामिल हुए। जॉन कीन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। 1840 में दोस्त मोहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा को शासक घोषित कर दिया गया। 1842 से लेकर 1878 अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। 1878 से 1880 2 साल में लिक्टन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया। कुछ विजयों के उपरांत वहां ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, किंतु अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। तो आंग्ल अफगान भी युद्ध समाप्त। और आखिरी हम देखेंगे सिंध अभियान अंग्रेज कैसे करते हैं। ये भी छोटा सा है, इसको भी जान लीजिए। तो सिंध अभियान
जो कि 1843 में होता है। एलन बरो के शासनकाल में एलन बरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारा भारत विजय का जो है, अंग्रेजों की भारत विजय का ये दूसरा वीडियो भी समाप्त हुआ और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो 2 वीडियो में दोस्तों इतने बड़े चैप्टर को हमने 2 वीडियो में समाप्त कर दिया। तो आपको अगर ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अविनाश दुबे वॉइस को। दोस्तों हमारी बात एकदम ध्यान से सिर्फ सुनेंगे तो आपको जो है 95% जो है क्वेश्चन एग्जाम में हल करने में दिक्कत नहीं होगी। रात को जब आप सोते हैं तो लीड लगा के हमारी पूरे वीडियो को सुने, इससे आपको बहुत